जब भी हम बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीमेंट, ब्रिक्स और स्टील इंडस्ट्री आते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और मटेरियल्स हैं जिन पे हम आज फोकस करेंगे। आज की वीडियो में हम इंडिया के बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री के 3 सेक्टर्स, पाइप्स, टाइल्स और वुड पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों सेक्टर्स के इकोसिस्टम को समझेंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में इन सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर हम तीनों सेक्टर्स के प्लेयर्स के कॉन कॉल से मैनेजमेंट कमेंट्री भी समझेंगे। एंड में हम तीनों सेक्टर्स के रिकवरी के पॉसिबल ऑप्शंस भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के बिल्डिंग इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को समझते हैं। देखो दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज का एक नेटवर्क है। इसलिए हमें इस नेटवर्क के अलग अलग इंडस्ट्रीज के रिलेशनशिप को समझना होगा। जब रियल एस्टेट डिमांड ग्रो करता है तब तुरंत कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता। कंस्ट्रक्शन के पहले लैंड अप्रूवल्स, फाइनेंसिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स का हायरिंग, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। इन प्रोसीजर से आने वाला डिले या लैग 2 इयर्स का होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बिल्डिंग मटेरियल्स इंडस्ट्री का ग्रोथ उन्हें ड्राइव करने वाले रियल एस्टेट ग्रोथ से तेज होता है। कंस्ट्रक्शन में लगने वाला टाइम भी इस लैग में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए अलग अलग मटेरियल्स रियल एस्टेट ग्रोथ के अलग अलग टाइम्स में यूटिलाइज होते हैं। स्टील और सीमेंट सबसे पहले यूज होते हैं जब कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल फेज में होता है। लेकिन रियल एस्टेट में एक्चुअल रेवेन्यू और वॉल्यूम फिनिशिंग मटेरियल से आता है। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, प्रीमियम वुड पैनल्स और डेकोरेटिव लैमिनेट्स जैसे मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन के एंड में आते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होने से फिनिशिंग मटेरियल्स का यूज होने में 18 to 24 मंथ्स का टाइम लग सकता है। इससे रियल एस्टेट डिमांड और इन मटेरियल्स की डिमांड में एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन दिखता है। जब रियल एस्टेट डिमांड प्लेटो या स्लो होने लग जाता है तब भी फिनिशिंग मटेरियल्स का डिमांड स्ट्रांग रहता है। इन मटेरियल्स की डिमांड को गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी अफेक्ट करता है। जब गवर्नमेंट हाईवेज, ब्रिजेस और इरिगेशन सिस्टम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है तब बिल्डिंग मटेरियल्स के डिमांड पे इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इस डिमांड का इंपैक्ट सिर्फ सिलेक्टिव प्लेयर्स पे ही पड़ता है। स्टील और पाइप्स का डिमांड तुरंत बढ़ता है। लेकिन हाउसिंग स्कीम्स के साथ सिचुएशन थोड़ा अलग होता है। इन स्कीम से रिलेटेड फंड्स फेजेस में रिलीज होते हैं। अप्रूवल्स में भी टाइम्स लगते हैं। इसलिए फिनिशिंग मटेरियल्स की डिमांड 6 to 18 मंथ्स के डिले में आती है। इन मटेरियल्स के डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। मतलब एक मटेरियल के साथ कस्टमर्स को यूजुअली दूसरे मटेरियल की डिमांड भी होती है। इसीलिए कुछ स्टोर्स इस डिमांड को केटर करने के लिए एक साथ मल्टीपल मटेरियल्स प्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी टाइल शोरूम जाते हो तो आपको सेम स्टोर में बाथरूम फिटिंग्स, एडहेसिव्स और शायद फर्नीचर तक मिल जाए। अगर आप बाथरूम रेनोवेट कर रहे हो तो आपको टाइल्स के साथ साथ सैनिटरी वेयर और सीलेंट की भी जरूरत होगी। और कुछ स्टोर्स इस डिमांड का फायदा उठा के आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इस कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का फायदा उठाती हैं। जैसे एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना बिजनेस पाइप से स्टार्ट किया था, लेकिन अब कंपनी एडहेसिव और पेंट सेक्टर में भी एंटर कर रही है। कजारिया सेरामिक्स भी अपने एग्जिस्टिंग टाइल्स ऑफरिंग के साथ एडहेसिव सेगमेंट में भी स्केल कर रही है। और इसके पीछे का लॉजिक भी सही है। अगर कस्टमर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को एक बार चूज कर चुका है तो वो उस कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स भी प्रेफर कर सकता है। अब ये तो था इंडिया के बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्रीज का कनेक्शन। चलिए अब इन इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंडीशन देखते हैं। अप्रैल और मई पॉजिटिव थे। डीलर्स इलेक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ग्रोथ और अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो कॉशियस भी थे। जैसे जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स प्लानिंग से एग्जीक्यूशन फेज में शिफ्ट होते गए, इन कंपनीज के प्रोडक्ट डिमांड में ग्रोथ आने लगा। कुछ कंपनीज ने इस डिमांड का फायदा उठाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ा दिए। फिर जून आया और अर्ली और लंबे टाइम तक चलते मॉनसून का इंपैक्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे पड़ा। देखो दोस्तों, जब ज्यादा बारिश हो तब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो डाउन नहीं होता, ये पूरी तरह रुक जाता है। कंस्ट्रक्शन रुकने के कारण बिल्डिंग मटेरियल के डिमांड पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। वेदर चेंजेस के अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स के डिमांड ने एक और चैलेंज फेस किया, पीवीसी या पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राइसेस। पीवीसी प्लास्टिक पाइप्स का रॉ मटेरियल है और ये बिल्डिंग मटेरियल के सबसे बड़े पार्ट्स में से एक है। और पीवीसी प्राइसेस खुद से मूव नहीं करते। ये ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, करेंसी फ्लक्चुएशंस, ग्लोबल सप्लाई चेन डायनामिक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे डिपेंडेंट होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में पीवीसी प्राइसेस अचानक गिर गए और फिर अचानक बढ़ भी गए। ये मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जिन कंपनीज ने ऑलरेडी प्राइस फॉल के पहले पीवीसी खरीद लिया था, अब उनके इन्वेंट्री की वैल्यू अचानक गिर चुकी थी। डीलर्स ऑलरेडी स्लो मॉनसून डिमांड के कारण कॉशियस थे। इस प्राइस फॉल के कारण ये अब नया स्टॉक नहीं रखना चाहते थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस और गिरेंगे और वो अपने लॉसेस कम रखना चाहते थे। इस ओवरऑल फॉलिंग डिमांड से डील करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने डिस्काउंट्स देने स्टार्ट कर दिए ताकि वो अपने वॉल्यूम्स बढ़ा सकें। लेकिन इन डिस्काउंट्स के कारण मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ रहा था। एक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने इस पूरे सिचुएशन पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि पॉलीमर प्राइस में फॉल के कारण प्लेयर्स को इन्वेंट्री लॉस फेस करना पड़ा, जिससे इनके मार्जिन्स पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। पीवीसी के प्राइस फॉल के कारण
सिर्फ पाइप्स मैन्युफैक्चरर सेल करने वाली कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ा। लेकिन जिन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के ऑफरिंग्स डाइवर्स थे, उनके मार्जिन्स पे इस प्राइस फॉल का उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। चलिए अब इन सेक्टर्स की कंपनीज का परफॉर्मेंस देखते हैं। पाइप सेगमेंट की बात करें तो एस्टर लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने अपने मार्जिन्स प्रोटेक्ट किए। दोनों कंपनीज के स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू के कारण लो डिमांड पीरियड्स में भी इनके प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस मिला। कंपनीज के डाइवर्स बिजनेसेस ने भी इनको पाइप्स इंडस्ट्री के वीकनेस से प्रोटेक्ट किया। लेकिन प्रिंस पाइप्स ने इस डिमांड वीकनेस का पूरा इंपैक्ट फेस किया। इस छोटी लेकिन ग्रोइंग कंपनी के मैनेजमेंट ने इस वीकनेस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि पाइप्स इंडस्ट्री का चैलेंजिंग डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी प्रेजेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि पीवीसी रेजिन के प्राइसेस फॉल के कारण कंपनी को ट्रेड चैनल में इन्वेंट्री लॉसेस फेस करने पड़े, जिससे कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ा। जैसा मैंने बताया, इस वीक डिमांड से डील करने के लिए कंपनीज ने डिस्काउंट्स के थ्रू इंसेंटिव्स देने की कोशिश की, लेकिन इन डिस्काउंट्स ने भी कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर डाला। अगर अलग अलग पाइप टाइप्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल पाइप्स की डिमांड यूजुअली प्री मॉनसून सीजन में बढ़ती है, लेकिन अर्ली मॉनसून के अचानक आने से इन पाइप्स के डिमांड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। लेकिन प्लम्बिंग प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाले सीपीवीसी पाइप्स का डिमांड करंट हाउसहोल्ड प्रोजेक्ट्स के ग्रोथ के कारण स्टेबल रहा। अब बात करते हैं इंडिया के टाइल्स इंडस्ट्री की। इंडिया के टाइल लीडर्स कजारिया और सोमानी फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में ऑलरेडी एक्सपोर्ट रिकवरी के बारे में कॉशियस थे। ऊपर से यूएस ने इंडिया पे टैरिफ्स बढ़ा दिए। यूएस इंडिया के टाइल एक्सपोर्ट्स में 7.2% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अब ये मार्केट एक अनसर्टेन पोजीशन पे है। लेकिन टाइल इंडस्ट्री का एक्चुअल चैलेंज गुजरात के मोरबी रीजन में देखने मिला। मोरबी को इंडिया का सिरेमिक कैपिटल कहा जाता है। यहाँ 800 से ज्यादा टाइल फैक्ट्रीज हैं जो इंडिया के टाइल्स का 90% प्रोड्यूस करती हैं और 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर रिपोर्ट करती हैं। मतलब मोरबी में इंडिया के टाइल प्रोडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस स्ट्रांग कॉन्सेंट्रेशन के कारण इंडस्ट्री को ओवर कैपेसिटी के प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। मोरबी के फैक्ट्रीज हाई यूटिलाइजेशन रेट्स पे ऑपरेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में अग्रेसिवली पुश करते हैं, लेकिन ये मार्केट इतना ग्रो नहीं कर रहा। इस ओवर कैपेसिटी के कारण मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे इंडस्ट्री में एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो गया। मतलब फैक्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने प्राइसेस बहुत कम कर देते हैं। लेकिन इस डिस्काउंटिंग का इंपैक्ट कंपनीज के मार्जिन पे पड़ता है। सोमानी सेरामिक्स के एमडी अभिषेक सोमानी ने इंडिया के टाइल्स इंडस्ट्री के वीकनेस पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि लोअर डोमेस्टिक डिमांड और लोअर एक्सपोर्ट्स के कारण टाइल्स इंडस्ट्री को वीक डिमांड से डील करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि स्टैंडअलोन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 72% के आसपास था। ये एक अच्छा नंबर नहीं है। अगर फैक्ट्रीज लो कैपेसिटी पे चलते हैं तो कंपनी के फिक्स कॉस्ट कम प्रोडक्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिससे कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स और मार्जिन्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सोमानी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 8% पे स्टेडी थे। कजारिया के ऑपरेटिंग मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर 2 परसेंटेज पॉइंट्स कम हुए और 13% तक पहुंचे। एक रिसर्च एनालिस्ट ने इन मार्जिन्स पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि ओवरऑल टाइल रेवेन्यू बहुत कम बढ़ा और पूरे सेक्टर का मार्जिन 11% तक गिर गया। पाइप्स और टाइल्स के बाद अब बात करते हैं वुड की। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फाइनेंशियल 26 का Q1 एक रिकवरी पीरियड होने वाला था। लास्ट 2 इयर्स के रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारण प्लाईवुड, एमडीएफ और लैमिनेट्स की डिमांड में स्ट्रेंथ आया था। टिम्बर प्राइसेस भी कुछ महीनों के लिए हाई थे, लेकिन अब ये भी कम हो रहे थे। इससे वुड पैनल कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते थे। लेकिन वुड इंडस्ट्री के मल्टीपल सेक्शंस में डिमांड वीक रहा। इस इंडस्ट्री के मार्केट लीडर सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कंपनी के प्लाईवुड सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बावजूद सिर्फ 5.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। कई कंपनीज एमडीएफ से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही थी और मानना था कि एमडीएफ ट्रेडिशनल प्लाईबोर्ड से मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा। लेकिन इस सेगमेंट में भी चैलेंजेस थे। एंटी डंपिंग ड्यूटी चेंजेस के एक्सपेक्टेशंस के कारण इंपोर्ट्स बढ़ गए थे और तो और हाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण मार्केट में ओवर सप्लाई का सिचुएशन भी क्रिएट हो गया था। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के एमडीएफ डिवीजन के सीईओ ने कहा कि कंपनी के एमडीएफ बिजनेस में 23.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। उन्होंने कहा कि ये बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का इंपैक्ट था। लेकिन इस अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद कंपनी को हाई टिम्बर कॉस्ट के कारण मार्जिन प्रेशर से डील करना पड़ा। लैमिनेट सेगमेंट में टर्न अराउंड के अर्ली साइंस दिखे, लेकिन इस सेगमेंट में भी रिकवरी ग्रेजुअल थी। कंपनीज डिजाइन इनोवेशन और प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रहे थे, लेकिन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर नहीं थी और वॉल्यूम से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इतना तो क्लियर है कि इंडिया के बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पाइप्स, टाइल्स और वुड कंपनीज के मैनेजमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनसून के बाद ये प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। लेकिन इस रिकवरी में 4 मेजर फैक्टर्स का इंपैक्ट होगा। पीवीसी रॉ मटेरियल प्राइस स्टेबलाइजेशन, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेंडिंग एक्सेलरेशन, एक्सपोर्ट मार्केट रिकवरी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन।
चलिए इन चारों फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले पीवीसी रॉ मटेरियल प्राइस स्टेबलाइजेशन। एस्ट्रल के मैनेजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 की सेकंड क्वार्टर में एंटी डंपिंग ड्यूटी अनाउंस हो सकता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ सकते हैं। अगर इनपुट कॉस्ट की वॉलेटिलिटी भी कम होती है तो कंपनी इन्वेंट्री प्लान कर सकती है और मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेंडिंग एक्सेलरेशन। इलेक्शंस हो चुके हैं, बजट एलोकेशंस भी क्लियर हैं और अब प्रोजेक्ट अप्रूवल्स की स्पीड बढ़ सकती है। प्रिंस पाइप्स के मैनेजमेंट ने कहा कि वो ग्रेजुअल डिमांड रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से सपोर्ट मिलेगा। थर्ड फैक्टर है एक्सपोर्ट रिकवरी। कुछ रीजन्स में जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो रहे हैं, फ्रेट कॉस्ट भी कुछ हद तक स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन इनमें अभी और भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। कजारिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि टाइल एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल 25 के 16,000 करोड़ रुपीज से 18 to 20,000 करोड़ रुपीस तक रिकवर कर सकते हैं, लेकिन यूएस टैरिफ्स के कारण अब ये रिकवरी मुश्किल हो सकता है। फोर्थ फैक्टर है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन। बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में मल्टीपल कंपनीज केपेक्स कर रहे हैं और नए फैसिलिटीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार और कानपुर में पाइप्स, तमिलनाडु में पार्टिकल बोर्ड और टाइल और बाथवेयर कैपेसिटीज में ग्रोथ आ रहा है। प्लास्टिक पाइप्स कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 1350 करोड़ रुपीस का केपेक्स कमिटमेंट भी किया है। कंपनी ने वेविन के इंडियन पाइपिंग बिजनेस को जुलाई में अक्वायर भी कर लिया था। मतलब कंपनी फ्यूचर डिमांड ग्रोथ के बारे में कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो केपेक्स कर रही हैं। इंडिया के बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कुछ मेजर इश्यूज फेस किए हैं, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको क्या लगता है, इन कंपनीज का ये टफ पीरियड कब तक चलेगा? क्या फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड हाफ में कंपनीज अपनी रिकवरी कर पाएंगी या इंडियन बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का स्लो डाउन कंटिन्यूड रहेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।